बांग्लादेश के भीतर जो हिंदू विरोधी खबरें आ रही है, उन खबरों का आने का सिलसिला अभी रुकने वाला नहीं है। वो रुकने वाला इसलिए नहीं है क्योंकि अभी चुनाव है वहाँ, और चुनाव होने में अभी 1.5 महीने का समय है। 12 फरवरी जो तय समय है, 12 फरवरी 2026 को चुनाव होना है वहाँ पे। और चुनाव सिर्फ सरकार बदलने के लिए नहीं, चुनाव वहाँ पे संविधान बदलने के लिए भी वहाँ पे हो रहा है। नया संविधान बांग्लादेश का लिखा जाएगा, उसके लिए चुनाव हो रहा है। तो ये जो राहत इंदौरी जी ने कह के गए हैं, जो बहुत ही माकूल सा एक लाइन बोल के गए हैं, वो तो फिट बैठता है, हर चुनाव पे फिट बैठता है। जिसमें उन्होंने कहा था कि सरहदों पे बहुत तनाव है क्या, पता करो जरा चुनाव है क्या। तो अगर चुनाव है तो सरहद पे तनाव तो होगा ही। और ये सरहद सिर्फ दिलों का सरहद नहीं है, सिर्फ भारत बांग्लादेश का सरहद नहीं है, ये धर्म का सरहद है, ये संस्कृति का सरहद है। तो हर जगह तनाव तो रहेगा जब तक कि चुनाव खत्म ना हो जाए। लेकिन क्या सिर्फ ये चुनाव ही है, और इसके पीछे बैकग्राउंड में क्या है? मुख्य अगर 4-5 पॉइंट को अगर आप देखिएगा तो क्या धर्म ही है इस तनाव का के पीछे? क्योंकि जो लोग भी वहाँ पे हैं बांग्लादेश के अंदर, जो भी फोर्सेज हैं, चाहे फिर जिनकी हत्या हुई है, उस्मान हादी जिनकी हत्या हुई है वहाँ पे 12 तारीख को, 18 तारीख को उनकी मौत हुई थी, उन्होंने जो वहाँ पे अपना संस्था बनाया है इनकलाब मोर्चा, उसमें कहीं इस्लाम नहीं है। इनके किसी भी आप लीडर को उठा के देख लीजिए, इनके प्रोटेस्ट को उठा के देख लीजिए, कहीं पे भी कोई आपको हरा कपड़ा पहने हुए, कहीं पे कोई इस्लामी टोपी पहने हुए, कहीं पे कोई अल्लाह अकबर का नाम लेते हुए, कहीं पे कोई आपको इस्लाम की कहीं बू तक नहीं आएगी इनके पूरे आंदोलन में। चाहे उनका पहनावा हो, बोली हो, नाम हो, कुछ भी हो, नारा हो, कुछ भी हो। तो एक ये सवाल खड़ा होता है कि इनका जो इस्लामी या फिर जो कह लें मजहबी जो लड़ाई है, जो कहा जा रहा है मजहबी लड़ाई है, ये कितना मजहबी है, ये एक सवाल होना चाहिए। दूसरा सवाल इतिहास से जोड़ना चाहिए कि अगर इनकी लड़ाई मजहबी है तो फिर इसी बांग्लादेश के भीतर, उसी ढाका के भीतर, वहीं पे मुसलमान जो बिहार के मुसलमान हैं, जो 1947 में 48 में वहाँ पे गए थे, 1971 में उनको वहाँ की नागरिकता से भी हटा दिया गया था। उनको नागरिकता का अधिकार, वोटिंग का अधिकार तक नहीं था वहाँ पे। उनको रिफ्यूजी कैंप में आज भी जीना पड़ रहा है। और इनकी संख्या कोई 10-20 हज़ार नहीं है, 4 लाख, लगभग 1 लाख ढाका में और मीरपुर में 3 लाख, 4 लाख मुसलमान जो कि बिहारी मुसलमान हैं, वो वहाँ पे आज भी सेकेंड क्लास सिटीजन की तरह वहाँ जी रहे हैं। ना उनको वहाँ पे राशन मिलता है, ना उनको पासपोर्ट मिल सकता है, ना उनको अलग अलग तरह की जो भी सुविधाएं सरकार की तरफ से दी जाती है, योजनाओं में, नौकरी में, हर तरह से कोई भी सुविधा उनको नहीं है। तो अगर मजहबी रंग है इस पूरे योजना का, तो फिर कोई ये बताए कि बिहार के वो मुसलमान जो कि मुसलमान ही हैं, लेकिन उनको वहाँ पे पूरी तरह से नागरिकता का अधिकार भी नहीं दिया गया है। जबकि उसी बांग्लादेश के अंदर लेटेस्ट जो जनगणना हुआ है 2017 का जो डेटा है, उस 2017 के डेटा के अनुसार बांग्लादेश के भीतर लगभग 8.5% मुसलमान हिंदुओं की आबादी है। लेकिन ए और बी ग्रेड की नौकरियों में लगभग हिंदुओं की आबादी 12% है। 8% जनसंख्या है, 12% ऑफिसर जो बांग्लादेश के हैं वो हिंदू हैं। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन कहाँ से इमर्ज हो रहा है अगर ये लड़ाई मजहबी है तो? लेकिन फिर ये लड़ाई मजहबी भी है, इसका आप अंदाजा सिर्फ इस बात से लगाइए कि ये पूरी लड़ाई, ये जो पूरा अभी आंदोलन चल रहा है वहाँ पे, जिसको अभी स्टूडेंट लोगों ने जेनजी उसका लोग बोलते हैं, या फिर अलग अलग मोहम्मद यूनिस वहाँ पे सरकार में इंतरिम सरकार बनाए हुए हैं, लेकिन जो स्टूडेंट लोगों ने जो पूरा आंदोलन शुरू किया था 2018 से ये आंदोलन चल रहा है। ये 18 में अगर आप जाकर देखिएगा तो ये आंदोलन आरक्षण विरोधी आंदोलन हुआ करता था। और ये आरक्षण विरोधी आंदोलन कैसे धीरे 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 रंग लेकर के आज मजहबी रंग लेने की कगार पर पहुंच रहा है, इसको समझने के लिए आप थोड़ा सा कहानी समझिए। कहानी आपको शॉर्ट में 47 में भी लेके जाएगी, 71 में लेके जाएगी, और फिर 18 से लेकर के 25 तक की कहानी होगी। 47 में बांग्लादेश अलग हुआ पाकिस्तान के साथ, बिहार से मुसलमान बांग्लादेश गए, बहुत बड़ी संख्या में गए थे, लगभग 5-6 लाख, वहाँ पर 6 से 7 लाख मुसलमान गए थे बिहार से सिर्फ, और छिटपुट बांग्लादेश वगैरह, बंगाल वगैरह से मिला करके। जो 71 में जाकर के जब आपस में लड़ाई छिड़ा बांग्लादेश के भीतर, बंगाली और नॉन बंगाली, वो इसलिए हुआ था क्योंकि पाकिस्तान की सरकार बंगाल के ऊपर यानी बांग्लादेश के ऊपर उर्दू भाषा इम्पोज कर रहे थे, और उसमें जो बिहारी मुसलमान थे वो उर्दू का साथ ले रहे थे, और उर्दू का साथ लेने का मतलब पाकिस्तान का साथ ले रहे थे। अब जब बिहारी मुसलमान उर्दू का साथ लिए
तो जो बंगाली मुसलमान थे या फिर बंगाली कोई भी हो, हिंदू हो या मुस्लिम हो, लड़ाई हो गया उन लोगों के बीच में जो उर्दू का साथ दे रहे हैं और जो बंगाली का साथ दे रहे हैं। तो जो बंगाल के मुसलमान थे और जो बांग्लादेश के मुसलमान थे, या फिर जो बंगाल के बंगाली थे और बांग्लादेश के बंगाली थे जो बंगाली भाषा बोलते थे, वो एक तरफ हो गए, और बाकी हिंदुस्तान के अन्य हिस्सों से उर्दू बोलने वाले जो मुसलमान थे या फिर हिंदू ही क्यों ना हो जो वहाँ पे रह गए, वो दूसरी तरफ हो गए और उन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया। लड़ाई हुई, बांग्लादेश आज़ाद हुआ, और उस बांग्लादेश की आज़ादी के बाद वो सभी लोग जो उर्दू को बोलते थे, उर्दू को जीते थे और उर्दू का साथ दिए, उन सभी को वहाँ पे पाकिस्तान के, पूर्वी पाकिस्तान या फिर जिसे बांग्लादेश कह सकते हैं, उसमें वहाँ पे उनकी नागरिकता से उनको खत्म कर दिया गया, उनकी नागरिकता नहीं दी गई। और उसमें ये 6 से 7 लाख बिहारी मुसलमान भी थे। तो बंगाल की नींव, बांग्लादेश की नींव धर्म के आधार पर नहीं बल्कि भाषा के आधार पर हुई, और यही भाषा के आधार था जिसके कारण मुसलमान होते हुए बिहारी मुसलमान को वहाँ पे नागरिकता नहीं दिया गया। कुछ मुसलमान, लगभग 1.5 से 2 लाख मुसलमान पाकिस्तान गए, कुछ छिप छिपा के गए, कुछ को पाकिस्तान अथॉरिटी के साथ ले गया, लेकिन आज भी 4 लाख मुसलमान बांग्लादेश के ढाका और मीरपुर में अलग अलग रिफ्यूजी कैंप में जी रहे हैं, जिनको कि जिनेवा कैंप भी उस जगह का नाम बताया जाता है। और आज भी जो लोग वहाँ पे जी रहे हैं उनको हीन दृष्टि से देखा जाता है, उनको अटका बोड़ा पाकिस्तानी बोला जाता है, उनको काठ मोंगड़ा बोला जाता है। और काठ मोंगड़ा अगर आप बंगाली भाषा जानते हैं तो काठ मोंगड़ा का मतलब गाली ही होता है। वो ऐसे इस तरह से उनको कहा जाता है, बिहारी मुसलमान बोला जाता है उनको, और उनको आज भी पूर्ण नागरिकता नहीं है। अब वोट का अधिकार पिछले कुछ सालों में दिया गया है, लेकिन अभी भी उनको पूर्ण नागरिकता नहीं है। तो ये कहानी मैंने इसलिए बताया कि बांग्लादेश की नींव जो है वो धर्म में नहीं बल्कि भाषा में थी। अब आ जाइए 2018 आने से पहले इस बात को भी आप समझिए कि जब बांग्लादेश की लड़ाई हुई थी तो जो बंगाल के मुसलमान थे, जो बंगाल के हिंदू थे, बांग्लादेश के हिंदू और जो बंगाल के हिंदू जो बांग्लादेश में रह रहे थे, वो सभी बंगाली बोलने वाले थे। तो जब बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो वहाँ के हिंदुओं ने बांग्लादेश की आज़ादी का समर्थन किया था, और उस कारण से वहाँ की सरकार में इनका दबदबा था, यानी कि बांग्लादेश की सरकार में इनका दबदबा था, चाहे फिर वो नौकरियाँ हो, चाहे राजनीति हो, मंत्री हो, सब जगह पे मुसलमान हिंदू आपको बड़ी संख्या में दिखेंगे। उदाहरण के लिए जो मैंने आपको बताया कि 2017 का देखिएगा, तो 2017 में हिंदुओं की आबादी वहाँ लगभग 8.5% है, लेकिन सरकारी नौकरियों में ए ग्रेड, बी ग्रेड जो सेक्रेटरी और सचिव ये सब होते हैं, उसमें 12% हिंदू थे। तो अब उसके खिलाफ एक लड़ाई शुरू होती है बांग्लादेश के भीतर, और वो लड़ाई इसलिए नहीं होती कि ये हिंदू है इसलिए, लड़ाई वहाँ पे छात्र लोग करते हैं। जिस तरह से हिंदुस्तान में आरक्षण के खिलाफ एक लड़ाई चलता है, जैसे 90 के दशक में हिंदुस्तान में आरक्षण के खिलाफ पूरा प्रोटेस्ट हुआ था, वैसे ही बांग्लादेश में एक लंबी मांग हो रही थी कि बांग्लादेश के भीतर जो आरक्षण है उसको खत्म किया जाए। वहाँ पे आरक्षण किस तरह से है बांग्लादेश के भीतर? बांग्लादेश में 56% आरक्षण दिया हुआ है लोगों को। उस 56% में से 10% महिलाओं को आरक्षण दिया हुआ है, जो कि किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी भाषा के लोग हो सकते हैं। 30% जो आरक्षण दिया गया है वो उन लोगों को दिया गया है जो लोग बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई में लड़े थे बांग्लादेश की आज़ादी के लिए। उसमें ज़्यादातर आपको हिंदू दिखेंगे, या फिर एक बड़ी संख्या हिंदुओं की जरूर उसमें है, और मुसलमानों की संख्या उसमें कम है। खास करके वो मुसलमान जो बंगाली नहीं बोलते थे, उसमें तो उनका कहीं कोई जगह ही नहीं है। इसी जनसंख्या, इसी आरक्षण के फैसले के खिलाफ वहाँ के स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे, वहाँ के स्टूडेंट लड़ाई लड़ रहे थे। तो उसमें जो शेख हसीना की सरकार थी वो बार बार स्टेटमेंट भी देते हैं कि भाई जो देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ा उनको आरक्षण नहीं देंगे तो फिर किसको देंगे? राजुका को देंगे। राजुका का मतलब वो होता है वो मुसलमान जो बांग्लादेश में थे लेकिन पाकिस्तान का साथ दिए थे। तो वहाँ पे, यहाँ पे आप थोड़ा सा मजहबी रंग देख सकते हैं कि चूंकि सर्विस में जो मेजोरिटी है, या फिर मेजोरिटी नहीं कहेंगे तो एक डिस्प्रोपोर्शनेट हिंदुओं का रिप्रेजेंटेशन है वहाँ पे ए ग्रेड और बी ग्रेड की नौकरियों में, उस डिस्प्रोपोर्शनेट डोमिनेशन को खत्म करने के लिए ये लड़ाई लड़ा जा रहा था। अब उसको आप इस रंग से भी देख सकते हैं और इस रंग से भी देख सकते हैं, जैसे कि हिंदुस्तान में होता है। हिंदुस्तान में जो आरक्षण विरोधी लड़ाई हो रही है, अब उसको जाति विरोधी लड़ाई का रंग दीजिएगा, या फिर सिर्फ आरक्षण विरोधी लड़ाई का रंग दीजिएगा, या फिर जो भी आप रंग दीजिए, या फिर सिर्फ जो है वो क्वालिटी बढ़िया करने के लिए
लेकिन ये लड़ाई तो है यहाँ पे भी, ये इसको आप इनकार नहीं कीजिएगा, और वहाँ पे भी ये लड़ाई है। उसका रंग आप चाहे जो दें, कुछ लोग वहाँ पे रंग मजहबी दे रहे हैं, कुछ लोग वहाँ भाषाई रंग दे रहे हैं, अलग अलग तरह से दे रहे हैं। लेकिन मुख्य मुद्दा 2018 में जब वहाँ पे आंदोलन होता है तो वहाँ पे सरकार छात्रों की बात मानती है और ये 30% जो आरक्षण था उसको खत्म करती है। लेकिन 2021 में वहाँ पे लोग सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट जाते हैं और उसके डिसीजन के ऊपर स्टे लगवा लेते हैं। जब स्टे लग जाता है 2024 में, तब फिर से स्टूडेंट लोग प्रोटेस्ट करना शुरू करते हैं, और स्टूडेंट लोग जब फिर से प्रोटेस्ट करना शुरू करते हैं तो इस बार फिर से उनका वही मांग होता है कि आप उस आरक्षण को खत्म कीजिए। इस बार लेकिन मामला बढ़ चुका था, और इस बार मामला बढ़ता है तो इस स्थान पे पहुंच जाता है कि वहाँ पे शेख हसीना की सरकार को रिजाइन देकर के बांग्लादेश से भागना पड़ता है, हिंदुस्तान आना पड़ता है। और वहीं पे हिंदुस्तान एंटी इंडिया सेंटिमेंट, ये सब सारी चीज़ें आती है कि एक इस पूरे आंदोलन का पहलू एंटी इंडिया सेंटिमेंट ये इसलिए आ रहा है क्योंकि ये आरोप लगाया जाता है कि शेख हसीना को पनाह देने वाला हिंदुस्तान है। ये आरोप लगाया जाता है कि जो वहाँ पे इनके लीडर थे उस्मान हादी, वो मारने के बाद ये कहा जा रहा है कि जिसने मारा है वो भाग करके हिंदुस्तान गया है। तो इस तरह का सेंटिमेंट चल रहा है वहाँ पे। अब बिहार हिंदुस्तान की सरकार भी इस तरह का कानून बनाने को तैयार है, जहाँ पे वो कह रही है कि हम उन सभी मुस्लिम देशों में जहाँ पे कि हिंदू माइनॉरिटी में है उनको हिंदुस्तान लाने के लिए तैयार हैं। तो जब पूरी दुनिया में राजनीति मजहबी आधार पे हो रही है तो फिर बांग्लादेश में क्यों नहीं होगी? वहाँ पे भी वो रंग धीरे धीरे चढ़ता दिख रहा है, लेकिन उसके पीछे कारण मजहब नहीं बल्कि कारण इस तरह के आंदोलन है, आरक्षण है या फिर इस तरह की चीज़ें हैं। अब जब यहाँ पे आप इस तरह के अब छोटे छोटे चीज़ें आ रही है, जैसे कि मुद्दा बनाया गया ग्रेटर बांग्लादेश का मैप कैसे शेयर कर रहा है बांग्लादेश से। भाई हिंदुस्तान जब ग्रेटर हिंदुस्तान का शेयर कर सकता है, अखंड भारत का कर सकता है, और यहाँ पे फ्रिंज एलिमेंट इस तरह की बात कर सकते हैं, जब हिंदुस्तान में लोग गोडसे की बात कर सकते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात कर सकते हैं, तो बांग्लादेश में लोग क्यों नहीं हालांकि अभी तक बांग्लादेश के भीतर जितने भी वहाँ पे आंदोलन लड़ाई चल रही है, कहीं पे इस्लामिक राज्य की बात नहीं हुई है। आप वहाँ पे जितने भी वहाँ के नेता हैं, जितने भी वहाँ के नाम हैं, पार्टियों के नाम, या फिर आप वहाँ की संस्थाएं जो इस आंदोलन को लड़ रही है, उसमें जाके देखिए, ना आपको कोई टोपी पहना हुआ मिलेगा, ना आपको कोई जो इस्लामिक कपड़े, तथाकथित इस्लामिक कपड़े जो माने जाते हैं वो पहने हुए नहीं मिलेंगे, ना वो कोई इस्लामिक नारे लगाते हैं। उनके नाम भी देखिए, जो आवाम जो वहाँ पे बनाया गया है उस्मान हादी के द्वारा जो बनाया गया है, इनकलाब मंच बनाया गया है, तो इनकलाब मंच में कहीं इस्लाम कुछ है नहीं उसमें, तो वो वहाँ पे है नहीं। लेकिन फ्रिंज एलिमेंट जैसे जैसे हिंदुस्तान में होता है, बीजेपी कभी ये नहीं कही कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, लेकिन उनके एलिमेंट यहाँ पे हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। बीजेपी हमेशा कहती है कि हम जो है वो गांधी के समर्थक हैं, लेकिन उन्हीं के लोग गोडसे की पूजा जाके करते हैं, गांधी को जाकर गोली मारते हैं, गांधी को जाकर के अपमानित करते हैं, उनको गालियाँ दिया जाता है। तो फ्रिंज एलिमेंट जिस तरह से हिंदुस्तान में सरकार के कंट्रोल में नहीं है, सत्ता के कंट्रोल में नहीं है, उसी तरह से आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बांग्लादेश का फ्रिंज एलिमेंट कंट्रोल में रहेगा? लेकिन जब पूरी दुनिया में जब इस तरह से धार्मिक उन्माद बढ़ रहा है, और ख़ास करके जब चुनाव है, तो एक कयास तो ये भी लगाया जा रहा है कि बांग्लादेश के अंदर इस तरह से मजहबी रंग जो दिया जा रहा है वो भारत की सह पे दिया जा रहा है, क्योंकि जितना मजहबी वहाँ पे होगा लड़ाई, उतना ही ज़्यादा पोलराइजेशन होगा वहाँ पे, और उतना ही ज़्यादा वहाँ पे बांग्लादेश के भीतर वहाँ पे हिंदुस्तान की सपोर्ट में या फिर हिंदुस्तान के विरोध में लोग एक बंटना शुरू होगा, लोगों का बंटवारा शुरू होगा। आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।